हम लोग डॉम की मैनिपुलेशन कर रहे थे, कल हमने कुछ काम किया था, आज इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और हम डॉम के एलिमेंट्स को किस किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं और हम क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे सामने मौजूद है यहाँ पे index.html, जहाँ हमने बॉडी के अंदर आप देखें तो हमने एक h1 लिखा हुआ है जिसकी id टाइटल है और टेक्स्ट हमारा हो गया हेडिंग। उसके बाद h2 हेडिंग 2 है हमारी और h3 हमारी थर्ड वन हेडिंग है। इसके अलावा हमने चेक बॉक्स लिया हुआ है, एक बटन है हमारे पास और LI के हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास ब्राउज़र में कैसे नज़र आएंगे। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास जो ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले हो रही हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये डिफरेंस बताना चाहूँगी कि जब हम CSS और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिखते हैं, सेम चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं तो क्या लिखने में क्या डिफरेंस होता है। तो चलते हैं अपनी style.css पे। सपोज हम अपने h1 के ऊपर कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, ऐसा करते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ हम कहते हैं कि हम जी इसका फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इसका एक्सेस लार्ज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जिस तरह से हमने लिखा यहाँ पे कि जी फ़ॉन्ट साइज़ और उसके बाद हम लिखते थे कॉलन और उसके बाद हमने जो भी अगर हमने एक्सेस लार्ज दिया है तो ठीक है, अगर हम पिक्सल में कुछ देना चाहेंगे तो भी ठीक है, हम इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैंने टारगेट करना है h1 को और यहाँ वहाँ पे भी मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना हो, वहाँ पे भी मैंने कोई वैल्यू देनी हो, तो हम उसको इस तरह से नहीं लिखते। तो फिर हम उसको किस तरह से लिखते हैं, चले हम अब ऐसा करते हैं कि जाते हैं ब्राउज़र पे और कंसोल में जाके जो है इस चीज़ को अप्लाई करके देखते हैं कि अब वहाँ पे अगर हम जावास्क्रिप्ट में इसको लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। हम ऐसा करते हैं शो इन ब्राउज़र करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, अपना कंसोल को कर लेंगे ओपन और कंसोल के अंदर आके अब हम काम शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पे कंसोल में आ गए, हमने वहाँ पे क्या किया था, हमने h1 के फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करने की कोशिश की थी, तो जो हमने CSS के थ्रू की थी। हम इसको ऐसा करते हैं कि रिफ़्रेश करते हैं ताकि आपके पास ये अप्लाई हुआ हुआ नज़र भी आ जाए आपको कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या चल रहा है। अब हम ऐसा करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ कुछ h2 की जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास होता है जी डॉक्यूमेंट, एज़ यूजुअल हम लिखेंगे जी डॉक्यूमेंट और डॉट क्यूरी सिलेक्टर को ही हम यूज़ करेंगे। क्यूरी सिलेक्टर इज़ द फेमस और बहुत कंफर्टेबल है। बाकी सारी चीज़ें आप ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, लेकिन अब हम आगे जितना भी काम करेंगे हम क्यूरी सिलेक्टर ऑल पे ज़्यादा जो है अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे हम किसको टारगेट करना चाह रहे हैं जी, हम सपोज ऐसा करते हैं कि h1 को ही करना चाह रहे हैं। ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया जी हम टारगेट करना चाह रहे हैं h1 को और हम उसकी क्या करना चाह रहे हैं, हम उसकी स्टाइलिंग को चेंज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें स्टाइल यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो हमने जहाँ लिखा स्टाइल और क्या करना चाह रहे हैं जी, हम फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे गौर करें कि फ़ॉन्ट और वहाँ पे हम किस तरह से लिखते हैं, फ़ॉन्ट डैश और उसके बाद साइज़ लिख रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैमल केस हम यूज़ करेंगे। कैमल केस किस तरह से हुआ, F हो हमारा स्मॉल और S हमारा होगा कैपिटल। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कैमल केसिंग। ठीक है, अगर स्टार्टिंग वाला आप अपना अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल रखते हैं और उसके बाद जो सेकंड वर्ड जो होता है उसका फर्स्ट वन आप रखते हैं कैपिटल, तो इस तरह के केस को हम कहते हैं कि ये हमारी कैमल केसिंग है। और हम जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ जब करेंगे, CSS अप्लाई करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे, तो हमने कैमल केसिंग ही यूज़ करनी है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। और अब हम क्या ऐसा करते हैं कि इसको देखते हैं कि हम अब यहाँ पे इसको जो फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन करना है। तो हम अब इसको जो है कर सकते हैं कुछ भी इक्वल जिसके करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हम देखें वहाँ पे हम कोड्स के अंदर नहीं लिख रहे होते, यहाँ पे हम वैल्यू को कोड्स के अंदर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम जैसे 40 पिक्सल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने स्टाइल में हमने इसको कहा कि जी साइज़ कर दो 40 पिक्सल और उसके बाद हमने किया एंटर और आप देखें कि हमारे पास ये हेडिंग के जो है साइज़ वो 40 पिक्सल हो चुके हैं। ओके, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप बेशक किसी और हेडिंग को एक दफ़ा मैं आपको करके दिखा देती हूँ, अब गौर से देखिएगा। ओके, अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि h3 को जो है ना टारगेट करते हैं और हम यही काम जो है h3 के साथ करने लगे। h3 हमारी ये हेडिंग 3 है ना। ठीक है, मैं यहाँ पे जब जैसे ही एंटर करूँगी आप अभी हेडिंग 3 को देखें क्या साइज़ नज़र आ रहा है और उसके बाद एंटर करने के बाद जो है ये देखें
ओके, यानी फॉन्ट साइज हमारे उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या सिखाना चाह रही थी एक्चुअली आपको, मैं ये बताना चाह रही थी कि जब हम CSS में जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं, जब CSS को काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे मैं style.css पे जाती हूँ तो हम सिंपल लिखते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट और डैश, उसके बाद साइज, उसके बाद जो भी अगर पिक्सल में देना है तो पिक्सल, और अगर पिक्सल में नहीं देना चाहते तो जो है कोई सा भी अगर लार्ज देना चाह रहे हैं, कुछ भी अगर करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से काम कर रहे होते हैं। जबकि इसी काम को जब हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं तो वहाँ पे हम कैमल केसिंग यूज़ करते हैं। कैमल केसिंग क्या होती है कि फर्स्ट वन होता है स्मॉल, जो वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट, और उसके बाद सेकंड जो भी अपने वर्ड लगाना है उसका होता है कैपिटल लिखते हैं, और उसके बीच में कोई डैश नहीं आती, और इसके अलावा जो हमने साइजेस देने वो हम कोड्स के अंदर मेंशन करते हैं, उसको हम सिंपल वैसे नहीं लिखते जैसे हम CSS में लिखते हैं। तो चलें अब आगे चलते हैं। आई होप सो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। अब कुछ और बात करते हैं और हम देखते हैं एक और चीज़ हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास लिस्ट आती है। क्लास लिस्ट आने का क्या मतलब हुआ है, हम हमारे पास यहाँ पे एक बटन मौजूद है, तो हम उसके ऊपर शायद हमने क्लास अप्लाई की हुई थी। तो हम ऐसा करते हैं, इसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट, सबसे पहले एज यूजुअल हमने लिखा डॉक्यूमेंट, सॉरी, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेंशन करते हैं, और उसके बाद डॉट एज यूजुअल क्यूरी सिलेक्टर आ गया हमारे पास। क्यूरी सिलेक्टर को सिलेक्ट किया, और हम किसको टारगेट करना चाह रहे हैं जनाब, हम अपने बटन को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ कोड्स के अंदर मेंशन कर देंगे बटन को, ओके। और उसके बाद जो है हम क्या चाह रहे हैं, बटन से हम लेना क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमें जितनी भी क्लासेस अगर अप्लाई हुई है ना, तो हमें इसकी क्लास की ना लिस्ट हमें दिखा दो, ओके। हम उससे ये चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जनाब क्लास लिस्ट, और उसके बाद हमने लगा दिया सेमीकोलन, और आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास डोम टोकन लिस्ट आ गई पूरी। अब अगर हमारी बटन की क्लास जहाँ जहाँ पे भी अप्लाई हुई होगी ना, वो हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, ओके। यहाँ पे इन केस हमारे पास एक बटन था, हमने एक के ऊपर क्लास लगाई थी, तो इसलिए हमें वो लेंथ 1 दे रहा है, और वैल्यू बटन, और ये 0 इंडेक्स पे मौजूद है क्योंकि एक्चुअली थी हमारे पास एक ही। अगर ज़्यादा बटन भी अप्लाई होती तो वो हमें ज़्यादा देता। तो हमें ये पता चला कि हम क्लास की लिस्ट को जो है ना यहाँ पे गेन कर सकते हैं किस तरीके से, कि हमने यहाँ पे डॉट क्लास लिस्ट जब यूज़ करते हैं तो हमारे पास पूरी क्लास की लिस्ट आ जाती है, ओके। अगर हम क्लास लिस्ट यहाँ पे इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं तो क्या हम इसको किसी तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं? क्या मतलब इस बात का, यानी अगर हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐड करें क्लास, ओके, तो क्या हम वो काम भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम ऐसा करें तो वो भी काम कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सिंपल से ये काम करना होगा कि हमने क्लास लिस्ट, ठीक है, हमने ले ली यहाँ पे, उसके बाद हमने इसको करना है, हम आप जो है क्लास लिस्ट को करना चाह रहे हैं ऐड, तो इसके लिए हमारे पास आता है एक ऐड का फंक्शन, और हम इसको यूज़ करेंगे, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड, और उसके बाद जो भी क्लास हम ऐड करना चाह रहे हैं हमने सिंपल उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। इन आवर केस मैं इसका नाम रख रही हूँ इनविजिबल, ओके। तो यहाँ पे जो है हम करेंगे एंटर, और जो है हमारे पास अप्लाई हो गई ये क्लास। अब हमें कैसे पता चले, तो हमें ये पता चल सकता है अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें तो हमें वहाँ पे नज़र आ जाएगा कि क्या हमारी वहाँ पे क्लास अप्लाई हुई है या नहीं हुई। तो हम जाते हैं अपने बटन पे, ओके। ये बटन आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास बटन के ऊपर 2 क्लासेस है, पहली है BTN, दूसरी है इनविजिबल। इनविजिबल हमारी ये क्लास है जो हमने अभी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड किए, ओके। तो हमने क्या किया काम, यहाँ पे हमने क्लास लिस्ट और उसके ऊपर एक अपने क्लास लिस्ट को भी यहाँ पे चूंकि एक्सेस नहीं करना चाह रहे हैं पूरी लिस्ट को, लेकिन क्लास लिस्ट के अंदर मौजूद होता है ना ऐड का फंक्शन, तो हमने क्लास लिस्ट लिखनी है, फिर उसके बाद डॉट ऐड करना है, और फिर उसके बाद जो है हमने अपनी क्लास का नाम मेंशन करना है यहाँ पे। अगर हम क्लास ऐड कर सकते हैं, तो अगर हमें कोई यहीं से हम चाह रहे हैं कि जी जनाब हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो क्या हम रिमूव भी कर सकते हैं, व्हाई नॉट। तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट क्या देता है, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट देता है रिमूव का फंक्शन, ओके। तो हम चाहें तो अब इसको रिमूव भी करना चाहें तो समटाइम हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हम रिमूव करना चाहें, तो हम यहाँ पे इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर इसको हम चेक करना चाहें तो हम अपने एलिमेंट्स पे जाके इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारे पास अभी भी BTN के ऊपर वो क्लास है या नहीं। और यहाँ पे आप देखें कि क्लास हमारे पास रिमूव हो चुकी है, ओके। तो हमने क्या किया, क्लास लिस्ट के ऊपर जो है डॉट ऐड करके एक क्लास ऐड की, और फिर उसके बाद डॉट रिमूव करके उसको रिमूव कर दिया।
अब हम ऐसा करते हैं, दोबारा से इसी को ऐड करते हैं और इसके ऊपर कुछ काम हम और करना चाहेंगे। ठीक है, मैंने इसको ऐड कर दिया और अब हम इसके ऊपर यहाँ क्या करना चाहेंगे, अगर हमने इस क्लास के ऊपर कोई काम किया हुआ CSS में सपोज, और हम उसको यहाँ पे टारगेट करना चाहें अपने पास, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं और हम इसको करके देखते हैं। जाते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे इसको टारगेट करते हैं। क्लास का नाम हमारे पास क्या है, इनविजिबल था ना, आई थिंक सो। तो हम यहाँ पे इनविजिबल लिखते हैं। ओके, हम इसको टारगेट करते हैं। हमने लगाए यहाँ पे अपने ब्रेसेस का पेयर और हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे विजिबिलिटी इसकी हिडन करना चाह रहे हैं। ओके, हमने लिखा कि विजिबिलिटी हमारे पास ये कर दो आप हिडन, और ये चीज़ होगी हमारे पास हिडन। ओके, अब हम जाते हैं ब्राउज़र पे और इसको देखते हैं कि क्या हमें वो बटन नज़र आ रहा है या इनविजिबल हो चुका है। ओके, चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे हम इसको करते हैं रिफ़्रेश और जनाब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पे आपको एक मज़े की चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। जब हम कंसोल में काम कर रहे होते हैं और हमने कोड डायरेक्टली अपना जाके वहाँ पे पेस्ट नहीं किया होगा इसके अंदर, तो क्या होगा कि जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे तो कंसोल जो है वो भी रिफ़्रेश होगा और पिछली सारी कोई भी वैल्यूज़ हमारे पास अप्लाई नहीं हो रही होंगी। तो अब जो हमने इनविजिबल की क्लास लगाई थी वो अब हमारे पास वहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम उसको पेज को अपने को रिफ़्रेश कर चुके हैं। तो अगर हमें चाहिए तो हमें दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी और जैसे ही हमने अप्लाई किया तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास से बटन गायब हो चुका है। अगर अभी भी आपको ये बात क्लियर नहीं हुई, मैं दोबारा पेज में रिफ़्रेश करती हूँ। आपने बटन पे गौर करना है कि बटन आपको नज़र आ रहा है। ओके, कि आपके पास क्लिक मी के बटन नज़र आ रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ कि हमने कहा कि ऐड करो इनविजिबल की क्लास। जैसे ही ऐड होगी हमारे पास इनविजिबल की क्लास, आप यहाँ से बटन को गायब होता देखेंगे। गायब होने की रीज़न क्या है, क्योंकि हमने CSS में उसकी विजिबिलिटी को कर दिया है हिडन। ओके, तो इसलिए वो हमें नज़र नहीं आ रही होगी। तो अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ क्लिक में नज़र आ रहा है, बटन नज़र आ रहा है। अब एंटर प्रेस करते हैं, बटन गायब हो गया। क्यों? विजिबिलिटी हमने हिडन की हुई है CSS में। ओके, अब हमने यहाँ क्लास वहाँ लिखी हुई है CSS में, लेकिन हम यहाँ पे उसको जब रिफ्रेश करें वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, उससे फाइन। तो इस इनविजिबल क्लास को किसी तरीके से यहाँ पे हम अपने पास यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जी। वाई नॉट, जो हमने वहाँ पे अगर इनविजिबल की क्लास लिखी हुई है तो हम जो है यहाँ पे डॉट ऐड करके उसको जहाँ पे उसका नाम चेंज करना चाहें और कुछ अप्लाई करना चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं। उसको रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जबकि अब हमने यहाँ पे ये क्लास नहीं बनाई थी, बल्कि हमने अगर वहाँ पे बनाई हुई है तो भी हम इसको रिमूव करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम उसको रिमूव कर सकते हैं इनविजिबल को। अब इसके अलावा चले हमें ये समझ आ गई कि हम क्लास लिस्ट के जो है ना डॉट ऐड, इस हमने क्लास ऐड कर सकते हैं, डॉट रिमूव करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। एक और काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसकी विजिबिलिटी को हम ऐसा करते हैं कि जो है क्लास को रिमूव कर देते हैं ताकि वो हमारे पास दोबारा से जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाए। इनविजिबल को हम कर लेते हैं रिमूव। तो हमने यहाँ पे इसको रिमूव किया और हम कर देते हैं बस एंटर। ओके, तो हमें बटन नज़र आना शुरू किया। अब अगर हम बटन नज़र आना शुरू किया तो हम यहाँ पे इस पर एक और काम करना चाहेंगे, और वो चीज़ क्या है, क्लास लिस्ट का हमने दो फंक्शन देखे ना, हमने कहा ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एक और बहुत मज़े का इसका फीचर होता है जिसको हम कहते हैं टॉगल। टॉगल क्या करता है? टॉगल का काम ये होता है कि जो काम हमने इसको दिया हुआ है ना उसको एक दफ़ा ऑन करता है, एक दफ़ा ऑफ करता है। ओके, इस बात का क्या मतलब है, अभी बटन आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको जैसे ही एंटर प्रेस करूँगी तो आप देखिए क्या होता है, आपके पास बटन चला गया। ओके, अब मैं दोबारा से इनविजिबल ट्रू है क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा हुआ था ना विजिबिलिटी हिडन, तो क्लास अप्लाई हुई और हमारे पास से जो है वो बटन जो है गायब हो गया। अब हम ये दोबारा आप इसको एंटर किए, अब देखिए फॉल्स है विजिबिलिटी, बटन नज़र आना शुरू हो गया। ओके, फिर अब बटन जो है काम करेगा, टॉगल के तौर पर काम करेगा, यानी ऑन ऑफ। एक दफ़ा में जब आप अप्लाई करेंगे तो वो यानी आपकी इनविजिबल की क्लास जब अप्लाई हो रही होगी, ट्रू हो रही होगी, तो वो क्या काम करेगा, विजिबिलिटी उसने हिडन कर देनी है। और जैसे ही आप उसको फॉल्स करेंगे दूसरी दफ़ा तो क्या होगा कि वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ऑन ऑफ। अब यहाँ पे अगर मैं को
बल्ब लगा लूँ ना, इसके ऊपर कोई आपके इमेज लगा देती हूँ, ठीक है, और उसके बैक पे बिल्कुल यही जो है मैंने कोड लिखा हुआ हो और मैं इसको टारगेट कर रही हूँ, तो क्या होगा, ऑन ऑफ। बल्कि आप करके देखिएगा, आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ओके, सिर्फ बटन की बजाय जो है यहाँ पे आप बेशक एक इमेज लगा लीजिएगा बल्ब की, उसके बैक पे आपने लिखना है ये कोड और आप देखिएगा कि वो क्या है। ओके, आपको पता चलेगा कि टॉगल में मेनली क्या होता है, ऑन ऑफ ही कर रहा होता है। ओके, तो हमने क्या काम किया, हमने क्लास लिस्ट के ऊपर ऐड करके क्लास देखी, रिमूव करके क्लास देखी और उसको हमने टॉगल करा के देखा, जिसमें हमारे पास ऑन ऑफ हो रहा है। जब हमारी विजिबिलिटी हिडन चूंकि हमने दी हुई है, वो जब होगी ट्रू तो यहाँ हमारे पास वो विजिबल नहीं होगा, और जब फॉल्स होगी तो वो हमें नज़र आ रहा होगा। हमने ये काम करके देखा। अगर आप चाहें तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप बटन पे करें, आप किसी भी एलिमेंट के साथ ये चीज़ कर सकते हैं। आप उसको कुछ भी उसके ऊपर अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर करके देखिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी हमने लिस्ट और ये सारी चीज़ें अप्लाई की, चूँकि क्लास के थ्रू होते हैं, किसी भी एलिमेंट की जो क्लास होगी वहाँ पे ये चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट टिपिकल सिर्फ बटन के साथ, ऐसा नहीं है। ओके, और अब हम यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ कि एक जो है ना आपको H1 के ऊपर, आई होप सो कि मैं ना आपको करके दिखा दूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, कि यही काम हमने जो यहाँ पे किया है ना, कि हमने ऐड किए क्लास जो है उसकी इसके ऊपर बटन के ऊपर, तो हम इसी को ऐड कर देते हैं अपनी क्लास को H1 के ऊपर और देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, अब H1 आपको नज़र नहीं आ रहा। ओके, दोबारा कि ये ऐड होगी हमारे पास क्लास, तो अब हम इसको कराएं अगर टॉगल, तो वही काम हमारा जो टॉगल वाला उधर हो रहा था ना, ये हमारे पास यहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं। हमने इसको किया एंटर, और आप अब देखिएगा आपकी हेडिंग जो है कैसे आपको ऑन ऑफ होती हुई नज़र आएगी। ओके, तो ये जो है आपको हेडिंग नज़र आ रही है, एंटर किया, नहीं नज़र आ रही, दोबारा आ गई। ओके, टॉगल हो गई। ये नहीं, आप किसी भी चीज़ को टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक्चुअली ये बताना चाहती थी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम जो हैं कुछ चीज़ें और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसे हम टेक्स्ट के ऊपर मैनिपुलेशन, अभी तक हम क्या काम कर रहे थे, हम अप्लाई करते हैं सारी चीज़ें अपने एलिमेंट्स के ऊपर, उनके ऊपर क्लासेस के ऊपर, आईडीज़ के ऊपर, या फिर अब हम क्या काम करना चाहेंगे, हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका और टेक्स्ट का। मैं आपको ले जाती हूँ फाइल पे। मैं आपको एक्चुअली, अगर आपको क्लियर ना हो कि एट्रीब्यूट क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है, उसका डिफरेंस ना जिन लोगों को पता हो उनको भी मैं चाहूँगी क्लियर हो जाए। ये हमारा एलिमेंट है H1, H2 हमारा एलिमेंट है, H3 हमारा एलिमेंट है, इनपुट हमारा एलिमेंट है, बटन हमारा एलिमेंट है। ओके, अब इसके अंदर अगर हमने को आईडी यूज़ की है तो ये हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा एट्रीब्यूट, यानी उसके ऊपर हमने एडिशनली कुछ भी, हमने किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी टैग के अंदर जो एडिशनल जो चीज़ अप्लाई की होगी ना, वो उसका एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट क्या होती है, किसी चीज़ की कोई खसूसियत, हमने उसको आईडी दे दी, उसकी ये खसूसियत है कि हमें उसको आईडी मिली हुई है। हमने यहाँ पे इनपुट के अंदर टाइप लिख दी, तो टाइप क्या चीज़ हुई, जी इसका एट्रीब्यूट है। ओके फाइन। यूएल के अंदर आईडी क्या है, जी इसका एट्रीब्यूट है। एलआई के अंदर क्लास क्या है, जी इसका एट्रीब्यूट है। ओके, तो ये हमारे ये टैग्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, और जो भी हमने क्लासेस आईडी, जो कुछ हमने HRF दिया हुआ, कहीं पे दिखा देती हूँ, कहीं पे अगर दिया हुआ स्ट्रॉन्ग हमने ये बोल्ड किया हुआ है, इस तरह के जो भी हमने काम किए हुए होते हैं ना, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं एट्रीब्यूट। तो हम आखिर अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने एट्रीब्यूट को किस तरह से टारगेट कर सकते हैं, हम इस पर बात करते हैं। तो चलते हैं फिर दोबारा, हम भी टॉगल हो रहे हैं ना अपनी फाइल से, ब्राउज़र इधर ऑन ऑफ है। चले, तो हम आते हैं अपने इधर अप्लाई करना चाहेंगे हम किसको, हम इन चीज़ों को, कि अगर हम चाहते हैं कि एट्रीब्यूट को डायरेक्टली किस तरह से, या टेक्स्ट को मैं मेनली वो है कि अगर यूज़ करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, तो वो क्या होगा। हमने इनर HTML पहले यूज़ किया था, उसी को मैं दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे यूज़ करती हूँ और फिर उससे ऑनवर्ड जाते हैं आगे। डॉक्यूमेंट डॉट हम करेंगे जी क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपने H1 को, और जहाँ पे हम डालेंगे कोड के अंदर हमने डाला अपना H1, एंड पे गए वहाँ पे हमने डाला डॉट, और हम इनर HTML यहाँ पे जो है ये लेना चाह रहे हैं। हमने इनर HTML मांगी उससे, तो उसने हमें क्या किया, उसने हमें हेडिंग दे दी कि इनर HTML हेडिंग 1 लिखा हुआ था उसके अंदर। ठीक है, इट्स ओके फाइन। तो इस
एक और क्या कोई और तरीका भी है इसको लेने का कि यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं एक्सेस कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, एक और तरीका भी है। तो वो तरीका कौन सा है? जी वो तरीका ये होता है कि अगर हम यहाँ पे मेंशन इनर HTML की बजाय ना यहाँ पे हम मेंशन करना चाहें टेक्स्ट कंटेंट की प्रॉपर्टी अगर यूज़ करना चाहें H1 के ऊपर, हम चाहते हैं कि जी हम टेक्स्ट कंटेंट के बारे में बात करें, जी हम टेक्स्ट कंटेंट लेना चाहें। ओके, एंड पे क्या एंटर प्रेस किया, हेडिंग मिल रही है। क्या ये दोनों सेम चीज़ें? काम तो सेम ही कर रहे हैं। क्यूरी सिलेक्टर हमने H1 को सिलेक्ट किया, हमने इनर HTML मांगी, दूसरे हमें जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था हेडिंग वो दे दिया। फिर हमने टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू मांगा, हमने कहा कि जी H1 का टेक्स्ट कंटेंट दे दो, तो उसने हमें वो दे दिया। तो क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं या इसके अंदर कुछ डिफरेंस भी है? तो मैं आपको बताऊं ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। अगर ये बिल्कुल सेम चीज़ें होती तो ये दो चीज़ें बनाने की ज़रूरत ही ना होती। ओके, तो ये फिर डिफरेंट इनका क्या है, हमें किस तरह से समझ आया कि हमने कहाँ इनर HTML को यूज़ करेंगे, कहाँ हम टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू लेंगे, और इन दोनों का मेन हमारे पास डिफरेंस क्या है। हम फिर चलते हैं अपनी फाइल के ऊपर, हम देखते हैं कि कहीं और हमने कुछ और अप्लाई किया हुआ किसी हमने H3 के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग भी यूज़ किया हुआ। ओके, यानी H3 के अंदर हमने एक तो हमारा ये H3 का हो गया ना टैग, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग का टैग लगाया हुआ है, उसके बीच में हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है H3। तो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं अगर इनर HTML या टेक्स्ट कंटेंट, तो हमारे पास क्या होता है हम ये देखना चाहेंगे। ठीक है, ओके, तो हम कहाँ पे यूज़ करना चाह रहे थे? H3 में हमें कुछ स्ट्रॉन्ग और ये चीज़ें नज़र आई थी, तो हम उसको जो है टारगेट करते हैं। तो हमने जब इसको टारगेट किया तो उसने हमें टेक्स्ट कंटेंट हमने मांगा, हमने कहा H3 का हमें टेक्स्ट कंटेंट दिखा दो, उसने कहा ये ले लेना आपने उसके अंदर हेडिंग 3 लिखा हुआ है। ओके ठीक है, अच्छी बात है। और अगर मैं यही चीज़ इनर के थ्रू करना चाहूँ तो क्या मुझे क्या मिलेगा, ये देखते हैं डॉट, और अब आते हैं हम अपने इनर HTML के थ्रू इसी चीज़ को टारगेट करते हैं। ठीक है, ओ यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमने H3 के अंदर स्ट्रॉन्ग का टैग लगाया हुआ था ना, उसने वो भी हमें दे दिया। ओके, इसका ये मतलब हुआ अब हमें कुछ कुछ समझ आई कि दोनों का डिफरेंस क्या है। जब हम टेक्स्ट कंटेंट मांगते हैं ना, अब यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट जब हमने मांगा था तो तब भी तो स्ट्रॉन्ग का जो है ना यहाँ पे यूज़ हुआ था ना, लेकिन उसने हमें स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया, उसने सिंपल हमें टेक्स्ट दिखाया। तो जब हम टेक्स्ट कंटेंट हमें जब चाहिए होगा सिर्फ, तो हम वहाँ पे इनर HTML नहीं चाहेंगे, हम वहाँ पे चाहेंगे कि हम टेक्स्ट कंटेंट को यूज़ करें। जब हम ये चाहते हैं कि वट एवर्स हो उसके अंदर अगर कुछ एम्फिसाइज हुआ है, टैलिक यूज़ हुआ है, कुछ भी यूज़ हुआ है, स्ट्रॉन्ग यूज़ हुआ है, स्ट्रॉन्ग इसलिए यूज़ होता है आई होप से पता होगा बोल्ड करने के लिए। कोई भी टैग्स अगर हमने एक टैग के अंदर दूसरा टैग यूज़ हुआ तो फिर हम इनर HTML के थ्रू उसको देखना चाहते हैं, उसके थ्रू हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं। ओके, मैं दोबारा बताती हूँ टेक्स्ट कंटेंट क्या होगा, जब जो बीच में एलिमेंट के बीच में लिखा हुआ टेक्स्ट पर्टिकुलर हमें चाहिए। अगर H1 के अंदर लिखा हुआ हमें हेडिंग चाहिए, टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू करेंगे। हेडिंग 2 चाहिए, टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू चाहिए। हेडिंग 3 चाहिए, टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि अंदर कोई अगर चीज़ बोल्ड, इटैलिक, एम्फसाइज हुआ है, कोई भी टैग और भी यूज़ हुआ है साथ, हम उसको भी देखना चाहते हैं, फिर हम इनर HTML के थ्रू यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं इनर HTML को यूज़ करते हुए अप्लाई करना चाहूँ क्या कोई बोल्ड या स्ट्रॉन्ग या कुछ, तो क्या ये भी हम कर सकते हैं? क्यों नहीं, ये भी हम कर सकते हैं। अगर हम उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं तो डेफिनेटली अगर हम उसके ऊपर कुछ अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकेंगे। जैसे अगर हम HTML के ऊपर यहाँ पे कुछ अप्लाई करना चाहें, डॉट इनर HTML के ऊपर जो है हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कुछ और हम चाह रहे हैं कि बोल्ड या इस तरह की कोई चीज़ अप्लाई करना चाहें, तो उसका तरीका क्या होगा? तो उसके लिए क्या होगा कि हम अब इस चीज़ को यहाँ से टैग करके और उसके ऊपर जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इसको आप किस तरह से करेंगे। ये आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट है कि मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे डॉट इनर HTML तक मुझे समझ आ गई कि क्या होगा, क्या इसको कुछ और मैं यूज़ कर सकती हूँ, किसी और तरीके से कुछ और इसके ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ। थोड़ा सा हिंट तो यहीं पे मैंने दे दिया ना, यहाँ पे मैंने एक डॉट भी लगा दिया। ओके, डॉट लगाया तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आना भी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है ये सारे मेथड इसके ऊपर अप्लाई होते होंगे। अब ये आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट है, आपने इसको खुद से करके देखना है और कल फिर मैं आपको इसको क्लियर करूँगी कि जो है इसके ऊपर हम और क्या क्या काम और इनर HTML के ऊपर और कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं और अपनी जावास्क्रिप्ट को और किस तरह से एनहांस कर सकते हैं। तो आज हमने क्या काम किया, आज सबसे पहले जल्दी से मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था,
हमने ये काम किया था कि हमने कहा ये बात की थी कि हम जब CSS पे जिस तरीके से हम लिख रहे होते हैं यहाँ पे स्टाइलिंग, वो चीज़ हम जब जावास्क्रिप्ट के थ्रू सेम यही काम करते हैं तो हम वहाँ पे वो काम नहीं करते। वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम जी फ़ॉन्ट साइज़ की बजाय क्या लिखेंगे, फ़ॉन्ट, और ये डैश नहीं आएगा, बल्कि अगर हम इसी चीज़ को चाहते हैं कि जी अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखें तो वहाँ पे हम या जनाब इसको किस और तरीके से लिखते हैं। और जो है यहाँ पे हम इसको अप्लाई करके भी देख लेते हैं। हम कंट्रोल भी किया यहाँ पे। अब फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ कि कैसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना होगा, यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट साइज़ इस तरीके से मेंशन करना होगा। डेफिनेटली हम ये चीज़ें हमें की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे, ये भी कुछ नहीं होगा। यहाँ से मैं आपको सिर्फ क्लियर करेंगे। और इसको हम किस तरह से लिखे होंगे, इसको हम कोड्स के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा मेन डिफरेंस होगा। ओके, फ़ॉन्ट और ये कैमल केसिंग में ये लिखना होगा और ये हमने लिखना होगा किसमें, कोड्स के अंदर लिखना होगा। ये मेन डिफरेंस है। और डेफिनेटली हमने इसको डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और जो भी जो हमारा एलिमेंट है उसके थ्रू ही करना है। और फिर यहाँ पर डॉट स्टाइल डॉट और यहाँ पे जो है ना इसको अप्लाई करना होगा। ओके, यहाँ पे ये जिस तरीके से अप्लाई। ओके, हम क्या करेंगे, इसी को उठा के सपोज हम लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर h1 डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इज इक्वल टू जो कुछ भी हम यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे होंगे वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये बात हमने की थी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो है क्लास लिस्ट लगा के देखी। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने क्या किया कि लिस्ट, हमने कहा कि हम क्लास अपनी ऐड भी कर सकते हैं, अपनी क्लास को हम रिमूव भी कर सकते हैं डॉट रिमूव से। और हमने टॉगल करके देखा कि हम जी टॉगल भी कर सकते हैं। हमने वहीं से अपनी जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही क्लासेस लिख भी सकते हैं, क्लासेस को रिमूव भी कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। फिर लास्ट में हमने ये बात की थी कि हम अगर चाहें कि हम अपने एलिमेंट्स के इनर HTML यूज़ करेंगे तो क्या होगा, अगर सपोज हमने इनर HTML के ऊपर यहाँ पे h1 के ऊपर लगाया तो उसकी सूरत में हमें हेडिंग ही देगा। लेकिन अगर हमने बीच में कोई और टैग यूज़ किया, जैसे h3 में हमने स्ट्रॉन्ग यूज़ किया हुआ या कोई भी और बोर्ड लगाया हुआ, कुछ इटैलिसाइज किया, एम्फेसाइज किया, कुछ भी काम किया हो, तो हमें अगर वो भी चाहिए तो हम इनर HTML लगाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ ये जैसे h3 के अंदर से हेडिंग 3 हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम टेक्स्ट जो है ना हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम इनर HTML को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने बात की कि टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट के कंटेंट को हम पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर कल मिलते हैं और हम इसके ऊपर और कुछ काम करके देखेंगे। हम डिफरेंट अपने बटन के थ्रू क्लिक करा के चीज़ों को जो है विजिबल, हिडन ये करके देखेंगे, डिफरेंट साइजेस चेंज करके देखेंगे। और फिर फाइनली हम इसके अंदर एक प्रोजेक्ट ज़रूर करना चाहेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जितनी हमने डॉम मैनिपुलेशन अब तक की सीखी है एक फाइनल सम अप कर देंगे एक प्रोजेक्ट के अंदर। और फिर आप जो है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी और फिर आप खुद से ही न्यू चीज़ें डेफिनेटली क्रिएट कर सकेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।